मेरा पति विदेश में रहता था और मेरी जेठानी घर में अकेली रहती थी। मेरी जेठानी विधवा थी। वह शाम को रोजाना खाना बना कर ले जाती और कहती, किसी अनाथ गरीब बच्चों को दे आई हूँ, तुम्हारे जेठ को पुण्य मिलेगा। एक दिन जेठानी जी बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी जेठानी गर्भवती है। मैंने जेठानी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन जेठानी का पीछा किया तो जेठानी एक पुराने घर में गई। वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी जेठानी, मैं अपने बुआ के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई न था। बुआ ने जो पहले रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी बेटियां भी शादी के लिए बैठी हुई थी। तो झटपट में मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए बुआ को यह डर था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब पवन का रिश्ता आया तो बुआ ने फूफा से कान भरी और जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी मेरी, जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था। उसको मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्च हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्ज ले लिया था, इसलिए वह कर्ज उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा, ताकि वह कुछ पैसे कमा करके आ जाए। कर्ज भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगी। उनके कामकाज पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वह कमाने के लिए दुबई चले गए, जहां पर मेहनत मजदूरी करनी थी उन्हें। अभी मेरी शादी को 1 महीने ही हुए थे, लेकिन मेरे पति विदेश से बाहर चले गए और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था, जिसने मुझे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना। पैसों की पर परेशानी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ शादी ही नहीं, अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? भाई के इलाज का कर्ज भी उतारना है। इस तरह की बातें करके पवन ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उसके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वह ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो मैं देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी जेठानी रह गई थी। इस थोड़े से समय में मेरी जेठानी से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे। अपनी जेठानी के साथ बैठने और बात करने का मुझे वक्त ही न था, ना ही फिलहाल और कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बना कर देती थी और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी जेठानी सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे पति चले गए थे तो घर में मैं और मेरी जेठानी थी, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी जेठानी कुछ अजीब सी थी। वह आम जेठानियों की तरह न थी। काम ना करने पर भी मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर लिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो नाश्ता बना दिया करती थी, मेरे मैले कुचले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिली थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि मुझे कोई काम नहीं आता, दिन चढ़े सोए रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती,
दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती है। मोहल्ले भर में मेरा इतना सा कहना था कि उसके बाद मेरी जेठानी ने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। अब अगर पूरे हफ्ते भी मेरे कपड़े मैले कुचले पड़े रहते तो भी वह नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ वह अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती थी तो मुझसे कहती थी कि एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे जेठ जी जीवित नहीं है, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब बच्चों को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे उन्होंने कभी भी मेरे जेठ का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात तो यह थी कि वह दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात को देने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैं पूछना सही नहीं समझा था। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह पहले ही खाना देती रही हो। मैं तो पहले अपने पति में मगन थी। मैंने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं, लेकिन मुझे उनकी यह बात अच्छी लगने लगी थी। उनके पति के गुजरे 3 साल हुए थे और वह उनके पति उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही है, तो यह अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती है जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और अपनी जेठानी को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वह एक रूखी सूखी सी औरत रहती थी, जिसे कभी भी किसी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कोई खास अच्छाई ही नजर नहीं आई थी, लेकिन यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनको याद करती थी। मैं अपनी जेठानी का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वह थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं तो मेरा यह हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी जेठानी के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वह वापस आएंगे, ना ही उनकी कोई औलाद थी। इतनी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगा था और फिर मुझे मेरी जेठानी से हमदर्दी होती चली गई। अब वह औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी और जो औरतें बिना वजह मेरे पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी जेठानी रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी। मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे अपनी जेठानी के लिए दरवाजा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैं अपनी जेठानी से कहा कि आप खाना देने तो जाती हैं तो इतना देर क्यों लगाती हैं? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे ही पवन के फोन का वक्त होता है। मेरी जेठानी ने कहा कि गरीब बच्चों को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी और चाबी भी अपने पास रखूंगी। जेठानी की यह बात सुनकर मुझे सुकून सा आ गया था। मेरी समस्या का हल हो गया था। अब मैं बेफिक्र सी सो सकती थी। मेरी पति की वहां पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वह रात में मुझसे बात नहीं करते थे और मैं जल्दी से सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह होती थी और उसके बाद कई दिन बार बार बात होती थी।
मैंने सोचा कि जेठानी भी अकेली बोर होती है, इसलिए वह रोज पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाती है। मुझे उनके जाने पर कोई एतराज नहीं था। ना वह मेरे मामले में दखल देती थी और ना मैं उसके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली है जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास और जेठानी का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था। मुझे बहुत डर लगता था कि न जाने मेरी जेठानी कैसी होगी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपना जेठानी की तारीफ कर रही थी, उनमें मुझे एक ही पल में नफरत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली जेठानी अंदर से इतनी शातिर होगी, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वह पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई की चादर ओढ़ रखी थी और जो हकीकत है वो उनके बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक। यह सब कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यह हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी मैं अपने पति को यह सब कुछ बता दूं। भला यह भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती तो मैं अपने आप को दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला मेरी विधवा जेठानी इस तरह से कैसे कर सकती है। लेकिन जब ने गौर किया तो इतनी बुद्धि नहीं थी। मेरी जेठानी ने कहा कि उसकी शादी जब हुई थी तो उसकी उम्र 17 साल थी। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता था। और मेरी जेठानी 33 साल से कुछ ऊपर ही होगी। लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिन से मैंने यह भी देखा कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई। मैंने उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर वह जल्द ही होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैं रिक्शा पकड़ और उसको पास के अस्पताल लेकर चली गई, पर घर आते ही वह एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनका क्या हुआ है। शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर गर्मी भी तो बहुत है। डॉक्टर ने कहा कि उनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और उसके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किया। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी जेठानी प्रेग्नेंट थी। यह देखकर तो मेरा सर बुरी तरह से चक्कर आने लगा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी जेठानी को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वह रिपोर्ट छुपा दी। मेरी जेठानी की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वह रोज की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही हैं यह औरत। मैं उनकी पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि औरत इतनी बुरी गिरी हुई होगी। यह तो मुझे यकीन हो गया था कि यह खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, लेकिन उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि वह बहुत सारा खाना निकाल कर ले जाती थी जो कि 2 लोगों के लिए काफी होता था।
पहले मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी जेठानी रोजाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी, उसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी पता चले कि उसकी विधवा भाभी ने वो कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी जेठानी को थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वह पल पल मौत के करीब आ रही है। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बीमारी मौत का संकेत होती है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी जेठानी को पूजा पाठ में मगन होना चाहिए था। इस हिस्से में आकर वह इस तरह का काम कर बैठी है। मैंने जेठानी का पीछा कर ने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वह खाना लेकर बाहर पहुंचेगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी, लेकिन मुझे याद आया कि वह ताले की चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगा कर जाती थी, क्योंकि मैं ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतजार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपने जेठानी से कहा कि वह रात आज के बाद बाहर से ताला लगा कर ना जाए। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगा। सुनकर जेठानी के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया कि मेरी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी जेठानी खाना लेकर बाहर गई तो मैं अपनी चादर उठाई, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इस चादर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि मेरी जेठानी मुझे पहचान ना सके, वरना जो चादर मैं रोज इस्तेमाल करती थी उसे तो वह बखूबी उससे पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी से सोने के आदी थे। मैं इस तरह से जेठानी का पीछा करने लगी थी, उनका थोड़ा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। वह शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वह बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वह एक पुराने से घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं और दरवाजा ना बंद कर दे, लेकिन जब मैं पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में कोई कुंडी ही नहीं थी। यानी कि वह घर इतना पुराना व टूटा हुआ था कि उसके दरो दीवार भी इस बात के गवाह थे। मैं दबे पांव इस घर के अंदर घुसी तो मैं वहां पर देखा कि वहां पर मेरी ही जेठानी का हम उम्र एक शक्ल मौजूद था और मेरी जेठानी उसे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। ना सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से निवाले बनाकर उस शख्स को खिला रही थी। यह देख कर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि यह सब क्या हो रहा है। यानी कि मेरी जेठानी रोजाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वह गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर जाकर ना सिर्फ अपने हाथों को खाना खिलाती है बल्कि उसे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफी वक्त लगाती है, यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती हूँ तो कहती है मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी थी। और मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं उनकी इन बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात, कभी जेठानी पर जरा सा भी शक नहीं किया था। और मैं उसको एक अच्छी औरत समझती थी जो अपने पति की वफादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती है। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो
इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी जेठानी तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वह शख्स है जिससे उनके साथ मेरी जेठानी का कोई चक्कर है। किसी वजह से वह खाना देने के बहाने आती है। वह यह आदमी कौन है मैं नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहां जाकर उन दोनों के मुंह में उन्हें भला बुरा कहूं। फिर मुझे ख्याल आया कि वह दोनों कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे, और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं कुछ न घुस जाए। और मुझे यह फिक्र थी। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया, मैं तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहां पर मेरे जेवरात भी पड़े थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सच सच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि आज ही जेठानी घर आएगी तो मैं उनके सामने वह सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहां पर तो मैंने उसे अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी जेठानी वापस आई तो मुझे जागते हुए देखकर थोड़ी चौंक सी गई और पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं है। मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की जेठानी इतनी बदकिरदार हो सकती है, उसको भला नींद कैसे आएगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी जेठानी हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखो, मुझे सारी असलियत पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और अपनी कोख में किसका बच्चा पल रहा है। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि मैं यह सब बिना वजह नहीं कर रही हूँ। यह आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं, और अब मैं यह देख कर आई हूँ कि आप इसका पाप लिए फिर रही हैं। मेरी जेठानी में यह रिपोर्ट उठाई और उन्हें पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वह शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती है। अपने पति के लिए पुण्य के काम के नाम को लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती। कौन है वह शख्स जिसे आप हंस हंस कर बातें कर रहे थी। आपको अंदाजा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति सारी दुनिया को कि उनकी विधवा भाभी जिसका पति मर गया वह गर्भवती हो गई है। अगर मेरे जेठ भी जिंदा होते तो फिर यह जमाना कुछ न कहता, थोड़ी बहुत बात होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो एक स्वीकारने लायक बात थी, कोई अनुचित बात तो नहीं है, यह कहकर लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर दुनिया मेरे पति से उसके जुड़े सवाल करे तो वह जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहम या बेटी इस तरह से काम करती है और उनके सर शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि एक विधवा औरत ने इस तरह का काम किया है। मेरे पति तो बदनामी के डर से अपने जान ही ले लेंगे। और मैं अपने दिल की सारी भड़ास जेठानी के सामने निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वह सख्त तो मेरा भाई है, उसे किसी ने गलत केस में फंसाया था जिसकी वजह से वह पुलिस से छुपकर इस घर में बैठा हुआ था और मैं उसे खाना देने जाती थी। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की थी। मेरी जेठानी झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोले, यह रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वह आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर जमाने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाता है। आपने इतने बड़े भाई को कौन सी औरत
अपने हाथ से निवाले बनाकर खिलाती है। इस तरह की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ करती है और वह आपका भाई नहीं है, यह बात मुझे मालूम है। इतनी कम अकल की भी नहीं हूँ कि मैं समझ न सकूं दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वह आदमी पुलिस से छुप कर रहा होगा, यह बात आपकी सही है, लेकिन वह आपका भाई नहीं है, वह आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोल रही थी कि मेरे फोन की घंटी बजी और इस फोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा था और मैं हैरत से अपनी जेठानी की तरफ देखा। मेरे हाथ से मोबाइल छूट कर रह गया। मेरी जेठानी ने हैरानी से मुझे देखा और कहा कि किसका फोन है, क्या हो गया है, पवन तो ठीक है ना, बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो? फोन सुनने के बाद बताओ किसका फोन था? मैंने अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहा और मैं कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जेठानी दरवाजा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फोन है और मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन मैं परेशान थी, लेकिन मैं अपनी जेठानी को क्या बताती कि फोन पर लैब से फोन आया था जहां पर मैंने अपनी जेठानी के टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट में गलत हो गया है। आपकी जेठानी की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी जेठानी के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वह एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपकी जेठानी की नाम की ही है और वह गर्भवती ही भी है और आपकी जेठानी की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जेठानी को लीवर का कैंसर है। अब मैं अपनी जेठानी को क्या बताती कि मैं जो इतनी देर से उनके किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो जिंदगी का वक्त ही कम बचा था। मैं किस मुंह से अपनी जेठानी से माफी मांगती और अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी जेठानी बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहती थी। वो शख्स वाकई में मेरी जेठानी का भाई था। जब पुलिस से छुप रहा था, एक छोटी सी गलतफहमी में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी जेठानी कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी क्योंकि उन्हें कैंसर था, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैं उनको इतना कुछ कहा था। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वालों से कहना चाहिए था कि आपका रिपोर्ट में कोई गलती है, लेकिन बजाय इसके कि मैं यह सब कुछ करती, मैं आंखें बंद करके हर चीज पर भरोसा कर लिया था। काश कि मैं एक पल के लिए सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे यह बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर के बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। अब रोज रात मैं अपनी जेठानी के भाई को खाना देकर आती हूँ। हमें पूरी सच्चाई जाने बिना कभी किसी के किरदार पर शक नहीं करना चाहिए। शक एक बीमारी होती है जो रिश्तों को खत्म कर देती है, चाहे वह रिश्ता कोई भी हो। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।